हेलो स्टूडेंट। ईएडी परिवार में आप सभी का भाई आर के रमन स्वागत करता हूँ। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। आज से आपके कोर्स में कंटेंट का जय श्री गणेश करते हैं। शर्त यही है कि पूर्णतः पूरी तरीके से अपने कंप्लीटली अपना अटेंशन रखेंगे अपने कंटेंट के प्रति। कोई इधर उधर की चीज़ों को दिमाग में नहीं लाएगा। अपने पढ़ाई से मतलब रखिए। अपने एग्ज़ाम को टारगेट करिए, अपने एग्ज़ाम के लिए समर्पित होकर पढ़िए, डेडिकेशन के साथ में स्टडी कीजिए, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। तो आइए जी आज से शुरुआत करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की। और मैंने पहले से कहा है कि इस कोर्स को मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में डिजाइन किया है। पहले आपको पर्टिकुलरली कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। भाई ऑब्जेक्टिव लगवाने का या लगाने का पर्पस तभी है ना जब पहले कुछ चीज़ों को आप जान लें। और यदि कुछ चीज़ों को आप जान लेंगे तो तब आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आइए जी अपना शुरुआत करते हैं। मेहनत, संघर्ष और समर्पण सफलता की कुंजी है। और ये कुछ चीजें ऐसी है, अगर आपका मेहनत है, हार्डवर्क है, आपने मुश्किल या डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मेहनत की है, आपका अपने लक्ष्य को लेकर डेडिकेशन है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। एक ना एक दिन विजयश्री आपको जरूर प्राप्त होगी। चलिए जी आइए। तो प्यारे बच्चों, महाट्रांसको महाडिस्को में एक फाइनल पावर पैक आप लोगों के लिए है। और स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। जितने चैप्टर मैंने आप लोगों को लिखवाए, एक बार उन चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों पर बात की जाए, तब कुछ आगे बढ़ा जाएगा। तो पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू अपना लगातार 10-12 घंटे लगातार इसके जितने ऑब्जेक्टिव पॉसिबल हो सकते हैं घुमा फिरा के सब आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए तो पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको दिखाई दे रहे होंगे, द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे। क्रेडिट गोज टू माइकल फैराडे जी। देखिए आपके इलेक्ट्रिकल की शुरुआत यहां से होती है, जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हो। और बोलते हो कि बाहर के कक्षाओं में चक्कर लग रहा है जी इलेक्ट्रॉन का। तो ये पूरी कहानी कुछ ऐसी होती है। किसी भी एटम में आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियस कहलाता है, नाभिक। प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन रखे हुए हैं और ये बाहर की कक्षाओं में अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जी, घूम रहे हैं। देखो जी यही मेजर प्रॉब्लम। बेटा मैंने तो पढ़ाना शुरू किया, अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। अभी आपने तुरंत बोल दिया सर पीडीएफ प्लीज। कीप पेशेंस माय डियर। आप तो अगर आपने कोर्स एनरोल इसलिए किया है मेरे भाई, अगर आपने इसलिए एनरोल किया कि सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो नो प्रॉब्लम, मेरे लिए तो बहुत आसान है। फिर पीडीएफ ले लीजिए, बना के तो मैं दे दूंगा। फिर मैंने शुरुआत यही से की ना कि प्लीज कीप पेशेंस, है ना। क्लास एकदम मजेदार जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे समय निकल गया। लेकिन पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मैं अपनी स्पीड आपको बढ़ाते हुए बहुत ज्यादा तेज करूंगा भी नहीं, एकदम धीरे धीरे आपको एक एक चीजें बताता हुआ चलूंगा। फिर उसके बाद में आपको तरीके से ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो देखिए जी, जब हम एटम के बारे में बात करेंगे तो भैया ये क्रेडिट जाता है, देखिए डाल्टन जी को। ओके, किन्हें गया क्रेडिट? डाल्टन।
ये जो ये बना हुआ है स्टूडेंट, ये बना हुआ है न्यूक्लियस। तो ये हो जाते हैं जी रदरफोर्ड। ये जिन्होंने जिसका डिस्कवरी किया, मैं प्रॉपर लिख देता हूं। अब शुरुआत जीरो से करेंगे तभी तो हम हीरो की तरफ ले जाएंगे। चलो, मुझे तो लगता था कि आप थोड़ा सा अलग होंगे बाकी लोगों से, लेकिन आप भी एक ही जैसे हो। आजकल के विद्यार्थियों की प्रॉब्लम यही है। बेटा नंबर क्यों दिखता है, इसके लिए तो आप कॉल भी कर सकते हो ना, है वो बता देंगे आपको क्यों दिखता है। चलिए, अब न्यूक्लियस में क्या क्या देखने को मिलता है। न्यूक्लियस में देखने को मिलता है आपको न्यूट्रॉन, जिनका क्रेडिट जाने वाला है चैडविक। इन्हें दिया क्रेडिट, देखिए चैडविक साहब। फिर यही न्यूक्लियस में आप देख पा रहे होंगे प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। लेकिन स्टूडेंट नेम जो दिया गया, नेम गिवन बाय रदरफोर्ड, टेक्नीशियन में जितनी चीजें संभव है इन्हें संभाल के रखना। सारी चीजें आप, सारे सवाल आप लगा पाएंगे, चाहे वो इजी लेवल था चाहे आप टफ लेवल का है, एक एक चीज लगा पाए। ओके जी, और ये जो बाहर चल रहे हैं अपना मस्त होके, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जे जे थॉमसन। मैंने कहा ना, जब ये चीजें सीख लोगे तो ऑब्जेक्टिव को लगा दोगे आराम से फटाफट से। क्लियर जी। अब देखो, जो आउटर मोस्ट क्लास में, अब बेटा शॉर्ट में ही लिखा जाएगा, डिटेल में इतना टाइम होगा नहीं। आउटर मोस्ट क्लास में जो इलेक्ट्रॉन है इज कॉल्ड ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब यही आप कहोगे कि फ्री टू मूव, जब यही फ्री टू मूव होगा इज कॉल्ड ए फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या लिख रहे हो देखो, इज कॉल्ड ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चीजें याद हो गई आपको। फिर देखिए, MP यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ P मतलब प्रोटॉन डिनोट कर लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। तो MP बराबर में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। याद रखिएगा, मैं यूनिट में भी ऑब्जेक्टिव में घुमाऊंगा, ये किलोग्राम में। और यही अप्रोक्सीमेट इक्वल टू न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान रहता है। इलेक्ट्रॉन में स्टूडेंट ये हो जाता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पर जब हम चार्ज की बात करने वाले हैं तो इसे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर हम लोग अगर प्रोटॉन पर बात करेंगे तो प्रोटॉन पर इसे हम लिखने वाले हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब हम न्यूट्रॉन पर लिखेंगे तो हम लिख देंगे यहां पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम एटम की बात कर देंगे भैया, तो एटम हमेशा याद रखिएगा, कंप्लीट जो एटम है ये आने वाला है न्यूट्रल। क्या रहने वाला है? न्यूट्रल रहने वाला है। फिर जरा ध्यान देना है स्टूडेंट कि क्या कहानी है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू
1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी को आप लिख सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, यहां कर लेते हैं 1840 और एम ई। तो ये भी रिलेशन याद रखिएगा, यहां भी आप उल्टा सीधा कर देते हैं। अब यहां एम पी इज इक्वल टू 1840 एम ई, गलती कहां बच्चे कर बैठते हैं कि एम ई बराबर में 1840 इंटू एम पी पढ़ बैठते हैं, तो यहीं पर बस गलत हो जाता है। तो यहां थोड़ा सा एक्यूरेसी रखेंगे, अपने दिमाग में फिट कर लें इन चीजों को। क्लियर है? तो एम पी इक्वल टू 1840 एम ई, ये दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जरा कुछ छोटी मोटी चीजें यहां से और जिक्र कर लेता हूं, कुछ चीजें और निकाल लेता हूं। देखो बच्चों, जब हम लोग बहुत इजी लेवल के पेपर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग ये जानते हैं कि एक होता है हमारे पास में इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में हम लिखते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट आता है, और इसमें जो बॉन्ड यूज होते हैं इंसुलेटर में, वो यूज होते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड। क्या यूज करते हो? आयनिक बॉन्ड यूज करते हो। तो इंसुलेटर की कहानी को ये याद रखेंगे। मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करवाऊंगा, आपको बताकर चलूंगा। नाउ एक होता है हमारे पास में स्टूडेंट सेमी कंडक्टर, एक होता है हमारे पास में सेमी कंडक्टर। जो सेमी कंडक्टर होता है, जरा ध्यान देंगे, इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर हम कहते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन। 0 केल्विन पर इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एंड 300 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पर यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए भी स्टूडेंट यहां पर हम लिखते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या लिखते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और यहां पर हम यूज कर रहे हैं, देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या यूज कर रहे हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड यूज कर रहे हैं। भाई मेरा पर्पज है कि कम समय में आपको सारी की चीजें रिवाइज करवा दूं और आपको जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो डिस्कस कर लूं। फिर चलते हैं, देखिए, एक रहने वाले हमारे पास में कंडक्टर। क्या रहेंगे हमारे पास में? देखिए, कंडक्टर। कंडक्टर में हम ये कहते हैं कि यह फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी खासी संख्या में है। भाई यहां पर करंट फ्लो करेगा, तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि यस डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर रहने वाला है, देखिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और यहां पर हम लोग यूज करते हैं, माय डियर, मेटालिक बॉन्ड। क्या यूज कर रहे हो? मेटालिक बॉन्ड यूज कर रहे हो। तो ये 3 तरीके से हमने मटेरियल को यहां एक इजी से वे में रिवाइज कर लिया, हमारा काम चल जाएगा। डियर स्टूडेंट, जब हम चार्ज की जैसे बात कर रहे हैं ना, जैसे चार्ज है, तो जो इफेक्ट ऑफ चार्ज है, इफेक्ट ऑफ चार्ज, या ये कहें कि फोर्स बिटवीन ए टू चार्ज, जो स्टडी किया था वो किया है कूलाम्ब जी ने। लेकिन चार्ज के नेचर पर जो स्टडी किया
ये आप कहेंगे देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद हुई चीजें कि नहीं? देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये भी छोटी मोटी चीजें हैं भाई, अपने दिमाग में तो रखना पड़ेगा। सॉरी। अब मुझे सिर्फ ये बताइए आप, मैंने कहा ना बाकी चीजें मेरे से कोई डिस्कस नहीं करेगा पढ़ाई के अलावा। अब मुझे ये बताइए ईमानदारी से, ये चीजें आपको एक एक याद है कि नहीं? ये चीजें बताइए, क्या आपको ये चीजें एक एक याद है कि नहीं? स्टूडेंट, एक बार पूरे को आप पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपको जाना है। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा पढ़ाई हुआ तुम्हारे साथ जाएगा। बताइए जी, पूरा बताइए। साथ के साथ में ही एक किसी भी टॉपिक को लेकर एक क्लियरिटी साथ के साथ लेकर चलेंगे ना भाई। नाइन्टी परसेंट थोड़ा ना यार, ये तो बहुत जीरो पर है अभी। ये 100% चाहिए मुझे भाई। न्यूक्लियस की खोज किसने किया, प्रोटॉन की किसने किया, नाम किसने दिया, न्यूट्रॉन की किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस कहेंगे, फ्री टू मूव जो होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये बताएंगे भाई आप, याद करेंगे इनको। इसका मतलब आपने इससे पहले तैयारी नहीं की है। कोर्स में पॉजिटिव इंटरेक्शन रखेंगे आपस में ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, ये मैंने ऑब्जेक्टिव अभी इसलिए नहीं लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने इसलिए नहीं लिए, पहले आपको किसी भी टॉपिक के बारे में एक थ्योरी बताई है। अब इस थ्योरी को लेकर अब मैं आपसे ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करूंगा। तो वो ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज है अभी क्या कर दूंगा, फिर जितनी थ्योरी थ्योरी है पूरा रिवाइज करूंगा। फिर देखो क्या मजेदार चीज है, फिर आपको एक बार ये दिखाऊंगा 1 मिनट के लिए, और इससे रिलेटेड फिर जितने ऑब्जेक्टिव है वो करेंगे। तो एकदम मजेदार और डिफरेंट वे में डिजाइन है बेटा ये कोर्स। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए खाली डब्बा छोड़ रखा हमने। हाँ चलिए जी, इसको हटाते चलेंगे अभी ना। अभी ये देखो, अभी नेक्स्ट यहां आ जाते हैं। अब हमें ये चीजों के बारे में जरा जानना है। अभी ये चीजों के बारे में जरा जानते हैं। चलिए जरा, एक होता है हमारे पास में चार्ज। अब मैंने यहां डेफिनेशन पर चर्चा नहीं करनी यार, हमें सीखना है चार्ज। तो जिसे नॉर्मली हम क्यू से डिनोट करते हैं, और हम इसकी यूनिट लिख देते हैं, देखिए कूलाम जी। चार्ज की जो यूनिट हो गई, पूरा भी लिख देता हूं यार, कभी गड़बड़ कर दो। ये हो गया देखिए कूलाम। अब देखिए स्टूडेंट, हम दो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, और चार्ज से रिलेटेड और क्या क्या चीजें आपको पता हो। तो माय डियर, एक होता है Q बराबर एन ई, आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर एन ई, यहां पर n क्या लिया गया? आप कहेंगे सर यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फाइल बना कर दूंगा, मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए कल तक ये चीज। और मैं थोड़ा सा डांट देता हूं तो भाई तुम्हारे अच्छे के लिए। ये है चार्ज एट इलेक्ट्रॉन। ओके जी, फिर देखिए Q बराबर एन ई सीख लिया। एक और फॉर्मूला आता है कई बार, Q बराबर एन ई ए डी। आप जिस भी कंडक्टर के लिए लिख रहे हो, ए मतलब एरिया, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट जी। फिर आप फॉर्मूला लिखते हैं Q बराबर में आई टी। क्या लिखा? Q बराबर आई टी। तो यहां से देखो क्या दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपने कहा कि गुरुजी ये गुलाम बराबर में क्या हम
एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला मुझे चाहिए चार्ज के लिए, Q बराबर एन ई, या कई बार कंडक्टर के लिए बात करेगा जिसमें ए एरिया है और डी डिस्प्लेसमेंट है, तो Q बराबर, ये फॉर्मूला Q बराबर एन ई ए डी, और ये क्या Q बराबर आई टी। आई यहां पर है करंट, लिख लेंगे आई यहां पर है, देखिए करंट, और टी यहां पर है टाइम। फिर स्टूडेंट ये भी याद रखेंगे कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी बोलोगे ये, तो ये भी साथ के साथ लिखते चलेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो है जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे। फिर हमारी गाड़ी पहुंची करंट पर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, देखो फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, थोड़ा सा लिख भी देता हूं, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा बेटा डेफिनेशन वगैरह बिना, कि इसे हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज बहता है। नहीं यार, मेरे यहां से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है माय डियर, बहुत अच्छा खासा महंगा सा इंटरनेट लगा हुआ है यार, आपके इधर हो सकती है। मेरे यहाँ तो गर्मी भी अच्छी खासी, आपके यहाँ भी गर्मी अच्छी खासी हो रही होगी यार। इधर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत भयंकर वाली हीट वेव चल रही है, जबकि मेरा जो एरिया है पहाड़ वाला, इस बार तो यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है भाई, उत्तराखंड में भी पूरी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। अब देखिए करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, याद रखेंगे, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी। कुछ लोग टेंसर वेंसर लिखते हैं, गलत लिख रहे, पता ही नहीं उन्हें कि टेंसर का मतलब क्या था। तो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसे आप लिखते हो I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, यूनिट बनती है एम्पियर, एन ई ए वी डी, वी डी बच्चों यहां पर होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी टिक करने को आ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर यहां पर एक और फॉर्मूला आता है, आई बराबर में क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, तो कूलाम पर सेकेंड। यहां से भी मैं सवाल पूछूंगा आपसे, ये भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि मैं कहूंगा एम्पियर किसके बराबर है, आप कहेंगे कूलाम पर सेकेंड, तो आई बराबर में क्यू बाई टी ये होता है। इसके बाद बेटा प्लीज इसको भी याद रखेंगे, डी क्यू बाई डी टी भी होता है। अब वैसे तो इनकी भी कहानी थी, लेकिन इतनी डीपली नहीं लेकर जाऊंगा आपको। ये तब होता है जब चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज होता है, और ये तब होता है बेटा जब चार्ज हमारा समय के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट चार्ज के लिए, तो इस पे न्यूमेरिकल आता है, बताएंगे आपको। अब देखो जैसे करंट है, यहीं पर छोटा सा एक टॉपिक और लेना पड़ेगा मुझे, मैं कहता हूं करंट डेंसिटी। मैं कहता हूं बच्चों करंट डेंसिटी बताइए जी। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए करंट स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी आप बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। दिमाग में आ गया? देखिए करंट एक स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी को वेक्टर बोलेंगे, याद रखना। और भैया ये होता है J बराबर में I अपॉन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर इसे ही आप ये भी लिख सकते हैं कि J बराबर में एन ई वी डी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला होता है, देखो सारे छोटे छोटे चीजें आपकी फाइल में होंगे। एक और शानदार चीज बताता हूं आपको,
एक फॉर्मूला होता है, ओम का नियम होता है जनरली ये, जे बराबर में सिग्मा ई। तो ये क्या होता है देखो, जे बराबर सिग्मा ई, ये ओम का नियम है वेक्टर फॉर्म में। जे करंट डेंसिटी है, सिग्मा यहां पर कंडक्टिविटी है। सारी बात होगी अभी इसी पेज पर, देखो कंडक्टिविटी है, और ई यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप देखना कि 12-15 घंटे में आपका बेसिक कैसे बढ़िया करवाता हूं मैं। अब देखो जी, ये हमने करंट वाली कहानी पर समाप्त हो गया। अब बात करते हैं बच्चों वोल्टेज। ओम नमः शिवाय। इस बार तो प्रभु के दरबार में यानी बाबा केदार के दरबार में इतनी भयंकर भीड़ है यार। आपके उधर से तो बहुत लोग आते हैं, मतलब उत्तराखंड में बहुत टूरिस्ट, या आपके यहाँ के काफी लोग ऐसे हैं जो बिजनेस भी करते हैं यहाँ। बहुत लोग आते हैं महाराष्ट्र से ना, पूरी गाड़ियाँ की गाड़ियाँ आती है। ठीक है चलिए, अभी नेक्स्ट चलते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज पर बात करते, देखिए V बराबर में वर्क अपॉन चार्ज, और ये रखते हैं यहां W बाई क्यू। क्या होता है W बाई क्यू? तो V बराबर में यूनिट क्या बन गई देखिए, जूल पर कूलाम, यहां पर यूनिट बन गई, और किसके बराबर लिख लेते हैं, वोल्ट के बराबर भी लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो तो ये बन गए देखो वोल्ट की कहानी। अब ये याद रखिएगा हमेशा, ये भी बढ़िया सा सवाल बनता है, जब भी कभी हम, चलो ये अलग जगह ही बताऊंगा आपको ना, इसके लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। वोल्टेज क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं देखिए रेजिस्टेंस की कहानी पर। अब रेजिस्टेंस देखिए क्या है कि विच ऑफर्ड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के बहने का अपोज करेगा। तो देखो बच्चों ये याद रखिएगा कि हमने जितने भी ये फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, लिखने हैं, ये अभी मैं लिख रहा हूं सर्कुलर कंडक्टर के लिए, जिसमें जो इसकी लंबाई दे रखी है वो दे रखी है L, और जो एरिया है वो दे रखा है A। तो यहां फॉर्मूला आता है R बराबर में रो L अपॉन A ओ। अब इसके लिए स्टूडेंट आप एरिया क्या लिखते हो बताओ? अगर रेडियस, ये जो एरिया दे रखा है ना ये एरिया है, और ये जो मैंने मार्क किया है ना ये रेडियस है। तो R बराबर में रो L अपॉन पाई R स्क्वायर ओ। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा जी, तो बड़ा शानदार फॉर्मूला है बच्चों ये। अब प्रॉब्लम सारी यहां पर आती है, देखो अगर मैं डायमीटर के फॉर्म में लिखता हूं तो यही फॉर्मूला हो जाता है 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर। फाइनल टाइम के लिए ये मानो कि तुम्हारे लिए जो काम तुम्हें करना था, शॉर्ट नोट्स ये भी मैंने बनवा दिए तुम्हारे, लेकिन इनको ना बार बार पढ़ना है, इनको बार बार पढ़ना है। क्या कर सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड नहीं रे, जूल पर एम्पियर सेकेंड जरूर बोल सकते हो। वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड तो गलत कर दोगे। इसे जो लिख सकते हो ना आप, इसे बोल रहे हो ना, देखो इसे आप जूल पर कूलाम क्या हो सकता है, एम्पियर सेकेंड, ये लिखो, ये ठीक है। लेकिन वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड मत लिखना, मार पड़ेगी नहीं तो तुम्हें। लेकिन देखो यहां पर आप लोग गलती कहां करेंगे, गलती कहां हो जाती है, ये तो सर्कुलर के लिए फॉर्मूला है और ज्यादातर बच्चों को तो पता होता है। अगर ये जो कंडक्टर है, भैया मैंने ये ना स्क्वायर कंडक्टर दे दिया, स्क्वायर कंडक्टर दे रखा है, ये लंबाई क्या है सर L है,
और ईच आर्म्स जो दी है, जो हर एक भुजा है जिसको आर्म्स बोलते हो, हर एक साइड जो दे रखी है मैंने वो दे दी आर मीटर। भाई अगर ये सवाल आ जाए पेपर में तो इसे बहुत सारे बच्चे ना लाइन से गलत करके आ जाएंगे। तो देखिए अगर ये स्क्वायर दे रखा है तो आर बराबर में रो एल अपॉन ए तो ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आर बराबर में रो एल अपॉन, अब एरिया कितना लिखते हो, आर स्क्वायर ओ, ये याद रखना, क्योंकि स्क्वायर के लिए जो एरिया होगा, स्क्वायर के लिए जो एरिया होगा वो देख लो क्या है। समझ गए कहां पर गलती होगी बेटा? स्क्वायर के लिए जो एरिया होता है ना, वो रेजिस्टेंस के जो एरिया लिखोगे ना ए, तो रेजिस्टेंस लिखते समय तो वो क्या होता है, आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब इसे गलती मत करना कभी भी। तो ये हो जाता है देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब देखिए रजिस्टिविटी पर बात कर रहे हैं भाई हम लोग। रजिस्टिविटी रो, इसे हम लोग रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। और थोड़ा सा दो तीन चीजें मैं और एड ऑन करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है माय डियर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी आर, सारी चीजें एड ऑन कर लेते ना, डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नंबर वन मटेरियल पर, क्योंकि रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है। तो बेटा हमने लिख दिया यहां रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी यानी कि टाइप ऑफ मटेरियल। किस पर करेगा देखो, एक तो मटेरियल पर कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है लेंथ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। थर्ड ये डिपेंड कर रहा है देखिए एरिया पर, और फोर्थ ये डिपेंड कर रहा है बच्चों टेम्परेचर पर। किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। इतना करेक्ट है। तो अब यहां पर चलते हैं कि रजिस्टिविटी है क्या बीमारी। तो याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस फॉर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या देखो, रेजिस्टेंस फॉर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी कि यूनिट वॉल्यूम के लिए जो रेजिस्टेंस होता है ना वही कहलाती है रेजिस्टिविटी। दिमाग में फिट कर लो। अब देखिए जो रो की यूनिट है ये होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। और ये हमेशा डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है केवल टाइप ऑफ मटेरियल पर, बाकी लेंथ वेंथ पे नहीं करता। और दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पे करेगा देखिए, टेम्परेचर पर। तो अपने दिमाग में रखेंगे टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट, अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो जरा देख लो भाई क्या क्या मामला है। हमने यहां पर भाई बेटा कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, रिलैक्स मोड में मेरे साथ चलते रहो, मेरे से तेज चलने की कोशिश मत कीजिएगा। ये रखा है रेजिस्टेंस, ये 10-12 घंटे जितने बेसिक को देने हैं दे दो, उसके बाद में आप पढ़ के देखना, रिवाइज करके देखना और ऑब्जेक्टिव लगा कर देखना कि आपका आत्मविश्वास कहाँ है। ऐसे ही मशीन को दो, ऐसे पावर को दो, ऐसे मेजरमेंट को दो, हर एक में जितने इंपॉर्टेंट चीजें उनको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो स्टूडेंट ये दिमाग में जरूर रखें कि यहां पर जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R0 है। तो यहां हमने
टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया जी, ये कर दिया हमने T, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने कर दिया देखिए RT। तो ये अगर आप केवल ये देखोगे तो ये कहलाता है चेंज इन टेम्परेचर RT माइनस R0। और ये भी देख सकते हो, जरूरी नहीं कि T के रेस्पेक्ट में ही पढ़ें, जरूरी नहीं है। आप ये कहें कि सर T1 पर क्या है, तो T1 पर रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 ये पहुंच गए देखिए T2। तो T1 पर R1 है, T2 पर ये R2 है। तो चलिए यहां पर अल्फा हमारे लिए है साहब, अल्फा कहलाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसकी यूनिट प्लीज लिखिएगा, जिसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस से, जिसकी यूनिट क्या लिखेंगे, पर डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया जाए सर बताइए। तो कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, आपको यही फॉर्मूले याद रखने, लागू करने या अप्लाई करने मैं खुद सिखा दूंगा आपको, वो टेंशन मेरी है, जो भी पहले बता रहा हूं उसे लिख लो। तो अल्फा जब भी आप लिखें तो आपको लिखना होता है स्लोप अपॉन में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर। कौन से पर, जिस पर भी तुम्हें अल्फा लिखना है, जो भी आपको जैसे अल्फा लिखना है वो स्लोप लिखेंगे लाइन के और अपॉन में रेजिस्टेंस लिख देना। जैसे 0 पर है तो R0, T पर ये T1 है तो T1 पर क्या R1, T2 पर क्या R2, T पर क्या RT। फिर देखो कुछ फॉर्मूला क्या है, RT बराबर में R0 1 प्लस अल्फा नॉट और T, फिर आता है अल्फा T। तो अल्फा T किस पर है, T टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अल्फा नॉट अपॉन में 1 प्लस अल्फा नॉट और T। फिर आता है R2 बराबर में R1 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। अल्फा 2 बराबर में अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। ये कुछ फॉर्मूले अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अप्लाई करने में अपने आप बताता हूं आपको कैसे करोगे। एक और लिखेंगे R2 बाई R1 बाई 1 प्लस अल्फा नॉट T2 बाई 1 प्लस अल्फा नॉट और T1। अब फटाफट से इन सभी फॉर्मूला को आप लोग रिवाइज करेंगे। अभी चलते हैं जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस में ही। इस पेज पे मुझे थोड़ा सा और सिखाना था, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे पकड़ते हैं बात को। चलो जी नेक्स्ट पेज क्या है, इसी पे सिखा देता हूं एक चीज और। जितनी याद रखने वाली एक चीज एक साथ कवर हो जाएंगे ना उतना बढ़िया। एक शब्द पढ़ते हो कंडक्टिविटी, जिसे तुम सिग्मा से डिनोट करोगे, ठीक है। क्या डिनोट करोगे जी, सिग्मा से डिनोट करोगे। तो कंडक्टिविटी होती है 1/रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी को कहते हैं कंडक्टिविटी। और इसकी यूनिट देख लो 1/ओम मीटर। अच्छा अब इस ओम को ऊपर ले जाओ देखो, तो आप इसे ओम इनवर्स पर मीटर भी लिख सकते हो, आपकी अपनी इच्छा। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी यही है। अब ओम इनवर्स को तुम लिख सकते हो महो मीटर इनवर्स, मोह को आप सीमेन पर मीटर, मतलब इसके ही मॉडिफिकेशन है कई सारे, याद रखना मॉडिफिकेशन है कई सारे।
अच्छा जी। और बच्चों रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, देखो एक शब्द होता है कंडक्टेंस, जिसे लिख रहे हो जी। तो मेरे शैतान बच्चों जी बराबर होता है 1/r। यूनिट क्या है, मो या सीमेन, जो भी आपको एग्जामिनर देगा उसके हिसाब से ही डिसीजन कर लेंगे। चलो अब तुम्हें बढ़िया चीज और सिखा दूं। जैसे रेजिस्टेंस है बच्चों, सीमेन पर मीटर सही है, वो तो एग्जामिनर देगा ना इनमें से बेटा, ये सही सब है। अरे मेरे भोले बच्चे, सही ये सब है, लेकिन एग्जामिनर किस फॉर्म में दे रहा है ना, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा एग्जामिनर के ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलो जी, जैसे आर बराबर रो एल अपॉन ए लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज और सिखा दूं तुम्हें, इसी में सिखा देता हूं। आर बराबर में रो एल अपॉन ए बराबर में E/J एल अपॉन ए भी लिखा जाता है। ये क्या है, लिखा रखा है पुराने पेज पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अपॉन कंडक्टिविटी, या फिर स्टूडेंट यही फॉर्मूला 1/सिग्मा एल अपॉन ए ओ। तो घबराना मत, ये सब एक ही फॉर्मूला है। कभी कहो जी हमें नहीं बताया था ये। चलिए चेंज इन डायमेंशन देखते हैं। आपने ऐसे कुछ सवाल देखे होंगे कि तार को खींचकर कंप्रेस करके, है ना, हमने इतना गुणा चेंज कर दिया। तो यहां पर चेंज इन डायमेंशन में सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं जब वॉल्यूम सेम है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वॉल्यूम सेम जब भी होगा इसका मतलब सिर्फ दो चीजों से होगा, या तो स्ट्रेच करने से या फिर कंप्रेस करने से। बाहर से कोई मटेरियल नहीं मिलाया, इसका मतलब ये है। वॉल्यूम सेम क्या हो गया देखिए, या तो स्ट्रेच से या फिर कंप्रेस से। तो पहले यही फॉर्मूलों को लिखता हूं मैं। तो आर न्यू बराबर में एन स्क्वायर आर ओल्ड। ये कब है, जब ये लेंथ में एन टाइम्स परिवर्तन दिया। किसके हिसाब से, लेंथ में एन टाइम्स परिवर्तन दिया। फिर एक और फॉर्मूला भाई, आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बाई एन स्क्वायर। ये तब है जब क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज दिया हो कितना, एन टाइम, कि हमने खींच खाच कर भैया इतना ज्यादा कर दिया कम कर दिया, कुछ ऐसा है। थर्ड देखेंगे, आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बाई एन की पावर 4। ये तब है जब रेडियस या डायामीटर में एन टाइम्स का कोई चेंज रहा हो। अच्छा जी, क्या है, जब एन टाइम्स का कोई चेंज दिया हो अलग अलग सिचुएशन में। ये तो तब है। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं कि यदि वॉल्यूम चेंज हो जाए, अगर वॉल्यूम चेंज होता हो। ये तब है जब वॉल्यूम सेम होता हो ऊपर वाला, अब तब है जब वॉल्यूम कुछ चेंज होगा। अच्छा जी, तो देखिए बेटा, आर न्यू बराबर में एन इंटू आर ओल्ड। आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बाई एन। आर न्यू, अब इनके सामने क्या है, हिंट्स के लिए लिख देता हूं आपके। ये बेटा कब है, ये लेंथ के लिए है। ये कब है, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बाई एन की पावर 2। सबकी यूनिट रेजिस्टेंस की ओम ही होगा। करेक्ट, जितना हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टार डेल्टा कुछ कॉम्बिनेशन पर। तो देखिए जी, ये हमने बना रखा है डेल्टा, ये क्या है, ये है डेल्टा, और ये बना रखा है हमने देखिए स्टार। तो हमारे पास में दो चीजें हैं कि या तो आप डेल्टा से स्टार सीख लीजिए। चलिए अभी आप सिर्फ इन फॉर्मूला को देख लो, फिर मैं सवाल लगवाऊंगा तब समझ जाओगे। चलो स्टार डेल्टा है। अब अगर मुझे डेल्टा से स्टार में चलना है, सबसे पहले मैं बताता हूं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना। क्या बताता हूं, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना सिखाता हूं। देखो ये डेल्टा है, अगर डेल्टा टू स्टार चलेंगे तो पहले आप इसके अंदर में स्टार खींच लेंगे कुछ ऐसे। अभी देखो ना, आज तो मेरी पहली क्लास है तो मैंने थोड़ा स्पीड भी आपके हिसाब से अपने आप के एडजस्ट कर ली कि थोड़ा सा धीरे से बताता हूँ। और वैसे भी बेसिक को मैं 15 घंटे दे ही रहा हूँ, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, फिर बढ़िया से ही हो जाएगा ये 15 में। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह लगा के फिट कर लेंगे। मार पड़नी तुम्हें, ऐसे ऐसे किसी की बुराई मत किया करो यार, बुराई बुराई मत किया करो एक दूसरे की। देखो अब डेल्टा से स्टार में करना है, डेल्टा के अंदर स्टार रखा हमने। अब ये देखना है, शॉर्टकट सिखा रहा हूं आपको, आरसी निकालना है। आरसी यहां टच है तो यहां पर ऊपर ना एरो लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं। अब देखो करना क्या है, जहां जहां ये एरो गया है, अब हमें क्या लिखना है, आर सी बराबर में एरो कहां है, आर ए सी गुणा आर बी सी अपॉन में जितने भी ये थे बाहर ना, इनका तीनों का सम, आर ए सी आर बी सी प्लस आर ए पी, ये कर लिया जाता है। इसके बाद चलो आर बी कहां कनेक्ट है, देखो यहां पर कनेक्ट है। तो अभी देखिए जी, आर बी बराबर में आर बी सी आर ए बी, तीनों का समझी, आर ए सी आर बी सी प्लस आर ए बी, ये कर लिया हमने। चले दोस्त फिर आगे बढ़ते हैं। अरे मैं तो ब्लैक पे पढ़ा देता, लेकिन ये कारण है इसका ना, मैं ये सोच रहा था ये ब्लैक पे बच्चे प्रिंट प्रिंट कराते ना तो मैं दिखेगा नहीं। अब तुम क्लास में ना सारी चीजें बुलवाते रहो मेरे से, सारे राज उगलवा लेते हो तुम। आर ए बी आर ए सी तो ये हमने तब तरीका अपनाना है, कब अपनाना है, जब हम इसे डेल्टा से स्टार करें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम स्टार से डेल्टा कन्वर्जन पर। अब देखो फटाफट से कैसे करेंगे हम। तो इसके ऊपर तुम डेल्टा खींच दो, यहां आर बी सी आर ए बी आर ए सी, इसके ऊपर डेल्टा खींच देते हैं। अब यहां पर देखेंगे इसके सामने जो ये निकालना है, ये एक तीर ऐसे खींच दो। तो आर बी सी बराबर में देखिए कहां कहां गया ये एरो, आर बी प्लस आर सी
और जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, देखो ये तो कनेक्ट नहीं है ना, तो आर ए बाई, अब देखो जी, सॉरी, जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, अब इसका इलाज देखो कैसे, पहले दोनों का सम, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है अपॉन आर ए, तो एक तो ये आ जाएगा। अब फिर फटाफट से देखो जी, नेक्स्ट तुम्हें निकालना है माना आर ए बी, तो आर ए बी का मतलब होगा, यहां एरो लगा लो, तो आर ए बी बराबर में आर ए प्लस आर बी, जहां जहां एरो गया है ऊपर दोनों के गुणा, और जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ये हो गया देखिए आर सी। ये क्या है देखिए आर बी सी। अब देखो ये बचा है, एरो यहां लगा लेते हैं, तो आर ए सी बराबर में आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए आर सी अपॉन में क्या कनेक्ट नहीं है देखो आर बी। सिंपल ये करते चलना है, ये मिल जाता है आपको स्टार से डेल्टा, डेल्टा टू स्टार की कहानी। अब ये याद रखेंगे, अब यहां देख लीजिए, अगर मैंने कोई भी इक्वल वैल्यू स्टार में बना लिया, माना आर है, इसके इक्वलेंट मुझे डेल्टा ड्रॉ करना है, इक्वल वैल्यू में डेल्टा ड्रॉ करना था, तो यहां जाकर हो जाएगा ये 3r, यहां पावर अगर p है तो इसमें पावर हो जाएगी 3p। ये स्टार डेल्टा कनेक्शन नहीं है थ्री फेज के, ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट जी, सीरीज और पैरेलल, कुछ कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं सीरीज और पैरेलल। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज का मतलब होता है जहां करंट सेम होता है, तो अब कम शब्दों में लिखना है तो आई फ्लो करेगा, देखिए सेम, करंट सेम फ्लो करेगा, ओके। और जैसे हमें यहां नॉर्मली R1 R2 दिया गया है, तो R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर इक्वल वैल्यू, यानी कि अगर यहां इक्वल वैल्यू के रजिस्टर हो, इक्वल वैल्यू के यानी R N रजिस्टर कनेक्ट हो, इक्वल वैल्यू आर 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 के N रजिस्टर अगर लगाए हो, तो स्टूडेंट यहां पर कर लेते हैं R इक्वलन बराबर N इंटू आर ओम, क्या करेंगे N इंटू आर ओम कर लेंगे। फिर देखिए जी, फिर आ जाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में स्टूडेंट वोल्टेज सेम लेना है, अगर दो रजिस्टर आपको ये पैरेलल में दिए गए, ये भी R1 है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2, ये करना होता है। और अगर इक्वल वैल्यू के रजिस्टर अगर होंगे तो ये आ जाएगा R/N ओम, ये आपके बन जाते हैं देखिए दोस्त यहां कॉम्बिनेशन, ये क्या बने हमारे यहां कॉम्बिनेशन जी। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखो कलर कोडिंग पर बात की जाए, चलो देखो बच्चों कलर कोडिंग समझते हैं, ठीक है, और इसमें अगर कोई पढ़ने में नहीं आ रहा तो मुझे बताना, जो इंपॉर्टेंट है
बाद में वैसे फाइल में तो समझ आ ही जाएगा यार। इसमें एग्जामिनर ने ना कुछ चीजों को चेंज करना शुरू कर दिया। मतलब जो पहले बड़ा सीधे सीधे पूछा जाता था, अब इसमें थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर दिया। और आईटीआई के स्टूडेंट यानी कि इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन के लिए तो फिर बड़े कमाल की चीज हो जाती है यार ये। तो देखो जी, सबसे पहले तो इसे हम पढ़ते क्यों हैं स्टूडेंट? इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रजिस्टर इतना छोटा होता है यार। रजिस्टर इतना छोटा है कि इस पे कोई भी नंबर लिखना मुश्किल है। तो फिर क्या करें सर? तो इसके लिए काम हमने कर लिया यार। इसके लिए हमने एक छोटा सा काम ये किया कि फिर हमने ना बैंड बनाने शुरू कर दिए। इन कलर बैंड को देखकर हमें वैल्यू बस बताना होता है। अच्छा जी, तो जो भी बैंड जब आप रजिस्टर को पढ़ते हैं ना, तो ये देखो राइट साइड में जो भी बैंड ये अलग सा तुम्हें दिखेगा बना हुआ, ये होता है टॉलरेंस। क्या है? देखो डायग्राम में देखो किसके नीचे है? टॉलरेंस के नीचे है यार। इसी पे लिख देता हूं, कभी तुम भावुक हो जाओ। ये होती है टॉलरेंस जी। अच्छा, फिर इसके टॉलरेंस के पास वाली जो ये पट्टी बताएगी आपको, जिसको बैंड बोलते हो, ये बताती है मल्टीप्लायर। क्या बताएगा? मल्टीप्लायर। फिर ये बताती है नेक्स्ट आपको यूनिट डिजिट। क्या लिखोगे? यूनिट डिजिट। ये बताएगी टेंस और ये बताएगी 100। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा ये बताती है। अगर 4 बैंड का रजिस्टर होगा तो फिर टॉलरेंस, मल्टीप्लायर, देन यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट ये होता है। अब इसे पढ़ते क्या हो, जरा मेरी कहानी को सुन लो। बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ। अब अगर गुड वाइफ की बात हो रही है तो फिर भारत में ही हो सकती है ना गुड वाइफ भाई, विदेशों में तो होंगी नहीं। तो भाई क्या है देखो, इसके ट्रिक क्या है कि बीबी रॉय ग्रेट भारत, बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ। तो क्या बीबी रॉय, पहला शब्द बी बी कहां से शुरू करो? ब्लैक से। तो कहां से शुरू है देखो? ब्लैक। फिर क्या है? ब्राउन। फिर क्या है? रेड। फिर क्या है? ऑरेंज। फिर क्या है? येलो। फिर क्या है? ग्रीन। फिर क्या है? बी से ब्लू। ये क्या है? वॉयलेट। फिर क्या है? ग्रे। और वाइट से वाइट। ये लिख लिया सबने? क्या क्या लिख रहे तुम? बबन, बुराओ, राजेश, ऑक्सफोर्ड। सबने अपने अपने हिसाब से सेट कर रखी है कहानी ना, सबने अपने अपने हिसाब से। तो ठीक है, जो तुम्हें सही लगे, लेकिन आंसर सही कर देना, उत्तर कमा लेना, कभी इसी में रह जाओ। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नीचे नन, मतलब नो कलर, उसमें 20% टॉलरेंस। तो डिजिट कितनी होती है? 0 से 9 तक। गिनती लिख दो इन पे, 0 से 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लायर में 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, मतलब जो यहां पर है डिजिट में वही 10 की पावर में भेज दो। टेम्परेचर कॉफिशिएंट के लिए छठवां बैंड रहेगा, वो भी पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। फिर देखो जी क्या, अब आ जाते हैं टॉलरेंस पे। टॉलरेंस ये याद रखेंगे, गोल्ड और सिल्वर में 5%, 10%, और गोल्ड और सिल्वर में मल्टीप्लायर भी याद रखेंगे, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, जिसका मतलब 0.1, 0.01 होता है। ये याद रखो।
फिर देखो कहां से है, 1%, 2%, 0.5, 0.25, 0.1, 0.05। अब ये पुराने हो गए, ये नहीं आएंगे पेपर में। अब थोड़ा एग्जामिनर भी मॉडिफाई करेगा चीजों को। देखो टॉलरेंस में 5% को जे और 10% को के कहा जाता है अंग्रेजी के शब्दों में। टॉलरेंस को जब गोल्ड और सिल्वर में 5 और 10% पर गए तो जे और के, ये राजस्थान में एक पेपर हुआ, इसमें पेपर में आ भी चुका है स्टूडेंट ये। तो क्या था कि गोल्ड कलर में टॉलरेंस बताइए, और ये बच्चे को नंबर में ना देके, ये नंबर में ना देके ABCD में देगा भाई, अल्फाबेट में। तो देख लो कितना जी, जे। उसके बाद क्या है देखो, BCD, दो छोड़ दो डब्बे, दो डब्बे छोड़ दो, BCD, यानी कि वायलेट, ब्लू और ग्रीन में दे दिया BCD। फिर दो डब्बे छोड़ दो, अब फिर ऊपर से नीचे लिखो F और G। लो नहीं दिख रहा है तो इससे लिख देता हूं F और G। ये यहां पर क्या है, G, ये क्या है, F और G। तो सिर्फ अगर वर्तमान में कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये है इंपॉर्टेंट जी। क्या देखो, जे और के, जे मींस नहीं है, ये इन्हें डिनोट करने का तरीका है कि 5% को जे लिखना है, 10 को के। और अगर ये वॉयलेट की बात करेगा तो वॉयलेट में टॉलरेंस को ये नंबर से ना पूछ के एग्जामिनर कि 0.1, ये दे देगा बी। फिर जैसे ये ब्लू है तो ब्लू का मतलब ब्लू में टॉलरेंस को 0.25 ना लिख के ये दे देगा सी। तो बेटा अब ये वर्तमान में इस घिसे पिटे तरीके पे सवाल नहीं पूछेगा, नया पैटर्न के अकॉर्डिंग ये इस पे जाएगा कि इन चीजों पे बताओ। ठीक है, ये इंसुलेशन क्लास नहीं है रे यार, टॉलरेंस है ये। इंसुलेशन क्लास में बताओ जे और के कब पढ़ा तुमने, कभी सीखा है? नहीं सीखा ना। इंसुलेशन क्लास होती है YAEBFHC, ये होती है साथ। कभी तुमने पढ़ा है जे के? ये नहीं है, ये इनके नाम है कि आप डिजिट में ऐसे ना दिखाओ, नंबर्स में नहीं, अल्फाबेट में इन्हें ऐसे लिखते हैं। अब देखो जैसे पूछा जाए कि 6 बैंड, जैसे बेटा 6 बैंड की बात कर लें कि छठा बैंड क्या बताएगा, तो 6 बैंड बताता है ये होता है टेम्परेचर कॉफिशेंट। क्या है? टेम्परेचर कॉफिशेंट। छठवां बैंड जो बताएगा वो बताएगा टेम्परेचर कॉफिशेंट। हाँ, YAEBFHC, C 180 से ज्यादा, H मतलब 180, F मतलब 150, B मतलब 130, E मतलब 120, A मतलब 105, Y मतलब 90। तो इसको जरूर पढ़ना भाई। हर हर शंभु शिवा महादेवा। चलो जी, कुछ और चीजें सिखाए जाए तुम्हें। ठीक है, इतना कर लोगे रेजिस्टेंस की ये कहानी। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर याद रखना है, एक होता है हमारे पास में ओम्स लॉ। क्या रहता है? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के लिए शर्त क्या है? क्या पढ़ते हैं बच्चों? टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। क्या लिखते हो? टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, एक तो ये है। फिर भाई लीनियर है जी, कंडक्टर पर ही लागू होगा जी। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो देता है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स देगा और बच्चों कंडक्टर पर लागू होगा, यही नॉर्मल।
अब यार ये दिक्कत हो गई, गर्मी हो रही भयंकर, ठंडा पानी पी लो तो गला खराब जुकाम, नहीं तो गर्मी में परेशान भाई। समझ नहीं आ रहा यार क्या करे क्या नहीं करे। देखो बच्चों, जैसे अरे तुम लोग के यहाँ टेम्परेचर का क्या हालचाल है? ये ले लिया आपने रेजिस्टेंस, यहां हो गया देखिए सप्लाई वोल्टेज बी, ये ले लिया सप्लाई करंट आई, और ये ले लिया वोल्टेज ड्रॉप बी। फिर तो ज़्यादा नहीं है यार, 45 तो फिर ज़्यादा नहीं है, 44 तो यही है देहरादून में। इस बार दिल्ली विल्ली में भयंकर हो रखा भाई, दिल्ली में तो 52 पॉइंट कुछ हो गया था, देखो अभी 2-3 दिन पहले। तो देखो बच्चों, इसमें क्या लिखते हो, ये चीज़ें याद रखिएगा कि सप्लाई यानी कि करंट, कुल मिलाकर आप लिखेंगे करंट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, करंट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। पहले सप्लाई वोल्टेज से तो करंट फ्लो करेगा, और अगर सेकंड पे चले हम, वोल्टेज ड्रॉप ये आ जाता है प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज ड्रॉप आता है प्रोपोर्शनल टू करंट। चलिए जी, फिर ओम के नियम से आप 3-4 चीजों को फॉर्मूला ड्राइव करके लिख लेते हो। तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, जब एक ही एलिमेंट है तो V बराबर V होगा। यार 3 फॉर्मूला लिखते हो बच्चों आप नॉर्मली, V बराबर IR लिखते हो, I बराबर में V अपॉन R लिख लेते हो, और R बराबर में V अपॉन I लिख लेते हो। ये 3 कॉमन फॉर्मूले, 3 बेसिक फॉर्मूले आप यूज कर रहे हो। अब देखो बच्चों, यहाँ छोटी सी चीज सिखा दूं, एक होती है आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, आई और वी। तो ये कहलाती है यहां आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां जो ये लाइन गई है, क्या लिखते हो, स्लोप जो होती है ये है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। जो स्लोप होगी ये देने वाले है यहां कंडक्टेंस, यानी कि जी। अब देखो फटाफट से, अगर मैं जीरो स्लोप की बात करता हूं, जीरो स्लोप का मतलब जी का मान 0, तो यहां पर ये काम करेगी सर्किट ओपन सर्किट के जैसा। और अगर मैं इनफाइनाइट स्लोप देता हूं, अगर मैं इनफाइनाइट स्लोप लिखता हूं यानी जी अनंत, तो ये काम करने वाली है अब शॉर्ट सर्किट के जैसे। वैसे ही कुछ एक और विशेषता होती है जिसे आप लिखते हो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें भी स्लोप, ये कांस्टेंट होने का मतलब ही है, समझ लेना, लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। अच्छा जी, अब इसमें जो स्लोप देगा ये मिलेगा, स्लोप क्या होगा सर? रेजिस्टेंस होगा। अब अगर इसमें स्टूडेंट स्लोप
आपको 0 मिल जाए तो ये काम करेगा शॉर्ट सर्किट के रूप में। और अगर इसमें आपको स्लोप का मान इनफाइनाइट मिल जाए तो ये काम करेगा ओपन सर्किट के रूप में। ठीक है, हो गया देखो। तो ये बन गया देखो ओम का नियम। ओम का नियम सिर्फ कंडक्टर पे लगेगा। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा का पूरी कहानी आपको बता दिया। चलिए स्टूडेंट, एक होता है हमारे पास में, देखिए, वोल्टेज सोर्स। धन्यवाद जी। तो हमारे पहाड़ से तो वही बढ़िया, फिर वही जाए गर्मी गर्मी भाई। और क्या, बच्चों को बोल देंगे कि स्टूडियो की व्यवस्था कर दो भाई। चलिए जी, वोल्टेज सोर्स। अब देखो बच्चों, वोल्टेज सोर्स की जब हम बात करेंगे तो आपने देखा होगा, मैंने बना दिया ये इंटरनल रेजिस्टेंस ई। जो ये इंटरनल वोल्टेज होती है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज, यही कहलाती है ईएमएफ। मैंने उस दौरान तुम्हें जिक्र नहीं किया था ये। और इसमें यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगाते हैं, इंपीडेंस या रेजिस्टेंस, ये लगा होता है सीरीज में। और ये जो टर्मिनल पे मिलता है ये कहलाती है लोड वोल्टेज वी। क्या कहलाती है? लोड वोल्टेज वी। फिर नहीं मैं आता भैया, 47 है तो नहीं आता फिर मैं। अरे यार, पढ़ा तो रहा हूं तो मैं, क्या ऑफलाइन लेना फिर? ये तुम देखते नहीं जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, वो भी क्या कर रहे। तुम अगर मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो तुम्हें फील वही आएगा ऑफलाइन वाला। हो सकता है कुछ बच्चों की पहली क्लास हो मेरे साथ में आज, नहीं तो भाई मैं तो मस्त मोला आदमी हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें बताते भी रहूंगा सारी चीजें। तो ये बेटा कहलाती है यहाँ लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। तो जो V होता है वो हमेशा लेस देन E होता है। जो V होता है वो हमेशा लेस देन E होता है। ईएमएफ ज्यादा होगा। और यहां टर्मिनल पे देखो ये कम होगा बेटा। अब हमने कहा जी सर आइडल के लिए भी लिखा दो, तो काहे छोड़ दें? आइडल वोल्टेज सोर्स के लिए, अरे काम अच्छे करने यार भाई, कहीं से भी हो जाए। R इज इक्वल टू 0। आइडल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रखना है? 0 रख देना है। काम बन गया, ये होता है वोल्टेज सोर्स। इंसान को हमेशा देखो, दूसरे से कभी भी, और वैसे अपने कर्म से मतलब रखो। दूसरा क्या करते हैं ना, सोचो ही मत। अपनी रात दिन ना अपनी मेहनत को जितना हो सके इनहेंस करते रहिए, अपनी मेहनत को बढ़ाते रहिए। आपके लिए भी मेरा यही मैसेज रहता है हमेशा। जब भी कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, या चीजें ट्रैक पे ना हो, तुम्हारी स्टडी अच्छी नहीं चल रही हो, तो मेहनत को डबल कर लो। मेहनत को डबल कर लो और बाकी चीजों को ना अपना साइड करना शुरू कर दो, लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो। सच बताओ, जितना आप लोगों को अति वैल्यू अगर देने लग गए ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं देखता हूं लाइफ में, मैंने झेला है और देखा है। एक एक लिमिट में रखो और अपना जितना हो सके अपनी मेहनत करो। अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत पर विश्वास होगा, अपनी मेहनत के दम पर आप कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हो।
अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है भाई बेटा, हो सकता है उनके खर्चे इतने ज्यादा हो सकता है अब उनके खर्चे ज्यादा हो यार, ऐसा नहीं है। काहे नेगेटिव किसी के लिए सोचना यार, अपने अपने काम ही अपना लोड ही इतना ज्यादा, 20 घंटे का मेरा डेली का वर्किंग क्लास चल रही है आजकल, खुद ही वाट लगी हुई है, तो काहे किसी के बारे में गलत सोचे। अब सब जो कर रहे हैं अपना अच्छा कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, और क्या करना है। भाई अगर दूसरे के लिए भी हम सोचने लग गए हैं तो अपने लिए कब सोचेंगे फिर। अपने काम पे ध्यान दो, कर्म करो अपना, मस्त रहो। ऊपर वाले ने आप लोगों के लिए जो भी किया, जो भी लिखा हुआ है, सब प्लान करके अच्छा डिजाइन किया हुआ है भाई, और क्या करना। तो ये होता है देखिए करंट सोर्स। करंट सोर्स में अगर मैं आइडल की बात करता हूं तो आइडल करंट सोर्स में आइडल करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है इनफाइनाइट। स्टूडेंट हम लोग वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स, हम लोग कन्वर्जन करेंगे। अब देखते हैं बच्चों, यहां एक होता है हमारे पास में डिपेंडेंट सोर्स। क्या लिए सर, देखो हमने ले लिए डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स जो हमने लिए हैं स्टूडेंट, ये हम 4 प्रकार के डिपेंडेंट सोर्स तो पढ़ते हैं। अब सोचेंगे सर क्या क्या, इनके भी नाम मैं लिखा रहा हूं, कई बार पेपर आसान बना, पहचानने को दे दिया तो क्लिक कर लेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी लेंगे भाई। तो ये देखो, प्लस माइनस, प्लस माइनस, एरो और एरो। ये एरो किसका है, करंट सोर्स का है। ये एरो दे दिया करंट सोर्स का। अब यहां इसके ऊपर ना ये कांस्टेंट मैंने लिख दिए, ए बी सी डी, यहां मैंने लिख दिया वी, ये लिख दिया मैंने आई, फिर मैंने लिख दिया वी, और यहां पर लिख दिया मैंने आई। तो डियर इसे कहते हैं हम वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्या कहेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इसे कहेंगे हम करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। देखो कंट्रोल्ड किससे है, आई से है, इसे हम कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इसे हम लोग कहेंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। 4 प्रकार के हमने डिपेंडेंट सोर्स पढ़ लिया। ये बना लिया हमने, देखो जी बेसिक कॉन्सेप्ट की अपनी पूरी अच्छे से एक फाइल हो गई। चलिए जी फिर आगे बढ़े। अच्छा एक बार ना पेपर पूछा, मतलब पेपर में सवाल पूछा आईटीआई वाले में, कि डिपेंडेंट सोर्स की शेप कैसी होती है, ये भी बता दो तुम्हें ना, कि इसकी शेप कैसे होती है। तो ये शेप होती है इसके डायमंड शेप भाई। कैसी थी जी, हीरे के जैसी, देख लो डायमंड शेप। तो इसकी शेप पूछी हुई थी एक बार ना, तो डायमंड शेप का पेपर में पहचानने को आ जाते हैं ये। तो चलो आज ना इतना ही रख लेते हैं।